तो जनाब ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है आरएनए फोल्ड। क्या नाम है इसका? आरएनए फोल्ड में हम आरएनए की 3D स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं या बनाते हैं प्रैक्टिकली। अब एज यूजुअल मैं पहले से आपको ये बता दूं कि हम आरएनए फोल्ड में ये 3D स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा क्या है ना। सब चाहिए, अच्छा सही। इसमें ऐसा है ना कि हमारे पास जो जीन्स हैं, प्रोटीन कोडिंग जो जीन्स हैं, उनसे क्या बनता है? mRNA बनता है। ऊपर से जीन है, उसके बाद उससे mRNA बनता है। mRNA के बाद राइबोसोम अटैच होता है, उससे फिर ट्रांसलेशन होती है, और ट्रांसलेशन का मतलब है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन या एमाइनो एसिड की एक चेन बनती है। यू गॉट इट? और ये चेन बेसिकली करती क्या है जनाब कि ये एक प्रोटीन बना लेती है। तो देखें, जीन तो था डीएनए में और उसका आउटपुट जो है वो एक प्रोटीन सीक्वेंस है। करेक्ट? अब इसी तरीके से और जीन्स हैं, ऐसे जीन्स हैं कि उनका काम क्या है कि वो या राइबोसोमल आरएनए या फिर वो ट्रांसफ़र आरएनए कोड करते हैं। तो जो जीन ट्रांसफ़र आरएनए या राइबोसोमल आरएनए को कोड करता है उसका एंड रिजल्ट प्रोटीन नहीं होता, उसका एंड रिजल्ट होता है एक 3D शेप में एक आरएनए का स्ट्रक्चर, ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर, या फिर एक 3D शेप में एक राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि जब किसी जीन में हम म्यूटेशन स्टडी करें प्रोटीन वाले में, तो उसमें हम ये देखते हैं कि म्यूटेशन हुई तो प्रोटीन जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। और अगर प्रोटीन में कोई फ़र्क पड़ा है, अमीनो एसिड कोई शफल हुआ है, तो वो ये कोई पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है। समझ आई बात? उसके मुकाबले में जनाब आप जब tRNA और rRNA को स्टडी करते हो तो उसके लिए भी सबसे पहले तो हमने उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करना होता है कि इसकी 3D शेप में तब्दीली क्या आई है। उसके बाद हमने ये असेस करना होता है कि ये जो तब्दीली tRNA में या राइबोसोमल आरएनए में आई हुई है उसका कोई पैथोजेनिक इफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है हर प्रोटीन की अपनी एक एक्टिविटी है, या वो एंजाइम है या वो स्ट्रक्चर प्रोटीन है। स्ट्रक्चर मीन्स कि वो सेल का कोई दीवार बना रहा है, कोई बोन का कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, कोई दांत बना रहा है, ठीक। प्रोटीन का अपना एक रोल है, लेकिन tRNA का रोल है अमीनो एसिड्स को लेके जाना ट्रांसलेशन के लिए। अब उसमें कोई एरर होती है तो शायद वो उसको ना प्रॉपरली लेके जा सके। अगर उसके एंटी कोडान एंड में कोई मसला हो जाता है तो फिर वो कोड को मैच नहीं कर पाता। तो फिर उसकी पैथोजेनिसिटी हमने कैसे डिटेक्ट करनी है? प्रोटीन की तो हम कर लेते हैं ना, बहुत सारे एल्गोरिथम्स बने हुए हैं जो आराम से पता लगा लेते हैं कि जनाब ये वेरिएशन आ गई तो उसका ये इफेक्ट होगा। वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो मेटाम्पैक्ट मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया ना। मेटाम्पैक्ट देखा है आपने? नहीं देखा? उसमें आपको पता चलता है कि एल्गोरिथम्स हैं जो इस तरह करते हैं। इसी तरह जनाब tRNA और राइबोसोमल आरएनए के लिए भी जनाब हमारे पास वो है उसकी 3D शेप्स है। अब प्रोटीन के लिए हमने स्विस मॉडल यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। स्विस मॉडल को हम होमोलॉजी मॉडलिंग कहते हैं, और उसमें हम एग्जिस्टिंग प्रोटीन को जो म्यूटेटेड नहीं है और उसके मुकाबले में जो म्यूटेटेड है दोनों को पेस्ट करते हैं। पहले एक को पेस्ट करते हैं, शेप बना लेते हैं, फिर दूसरे को पेस्ट करते हैं, शेप बना लेते हैं। वो आपने खुद एक प्रैक्टिकल किया था। फिर दोनों को सुपरइम्पोज करके पता लगाते हैं कि इनकी जो PDB फाइल है, प्रोटीन डेटा बैंक की जो फाइल, जो 3D फाइल है, उन दोनों में वेरिएशन क्या है। यू गॉट इट? तो ये चीज़ हमने प्रोटीन में की थी। अब हमने जनाब tRNA में क्या करना है? tRNA में हमने उसकी 3D शेप बनानी है, सही है। पहले 2D शेप बनानी है, उसके बाद 3D शेप बनानी है, उसके बाद उस 3D शेप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद जनाब नॉर्मल का और एबनॉर्मल का आपस में कंपैरिजन करना है। और उस कंपैरिजन के बाद जनाब क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। इसके साथ साथ जब वो स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है, जिसको गिब्स एनर्जी कहते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर रिएक्शन के लिए होता है। किस चीज़ के लिए होता है? ये जब अमीनो एसिड के साथ मिलता है तब भी ये रिएक्शन करता है। ये जब mRNA के साथ में जो जाके mRNA के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तब भी एक रिएक्शन करता है। तो चाहे वो राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम के अंदर जनाब स्ट्रक्चर बनाता है, वो रिएक्शन करता है ना, ठीक है, जिसके बाद वो अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच करता है ना। कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो रिएक्शन होता है ना, ऐसा ही है ना। तो ऐसा है कि हमारे पास ये तमाम रिएक्शंस डिपेंड करते हैं कि इस tRNA और इस राइबोसोमल आरएनए की अपनी एनर्जी कितनी है, ये रिएक्शन का कितना कैपेबल है। समझ आई बात? अब यूजुअली मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? यूजुअली मॉलिक्यूल जो नेचर में होते हैं, दे आर इन अ स्टेबल फॉर्म, दे प्रेफर टू बी इन अ स्टेबल फॉर्म।
ताकि वो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। लेकिन अगर आपकी किसी मालिक्यूल में ऐसी कोई म्यूटेशन होती है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए तो वो नुकसान क्रिएट कर सकता है। और अगर वो जो नॉर्मल रिएक्टिव जो उसकी एनर्जी है उससे ये कम हो जाए, उसकी रिएक्शन एनर्जी कम हो जाए, तो फिर वो रिएक्शन करेगा नहीं। तो एक चेक हमें इस आरएनए फोल्ड वेब सर्वर पे पता चल जाता है कि रिएक्शन की एनर्जी इस मालिक्यूल की कितनी है। अब बीइंग अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स थिंकर यू कैन थिंक कि ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए कि इसमें टीआरएनए के अंदर बेसिस होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल, ग्वानिन, ये सारे कुछ होते हैं ना, एडिनिन। तो ये जब आपस में 3D फोल्डिंग करके ना, जिस तरह वो एक हेयर पिन लूप की तरह फोल्ड होते हैं, तो कोई जो है बड़ा मजबूत लूप बनेगा ना, वो खुलेगा ही नहीं। कोई ऐसा होगा, कुछ टाई होगा, कुछ ओपन होगा। तो ज़ाहिर है हर एक के ओपन को ओपन करना खोलना जो है वो एक दूसरे से बेस्ड ऑन द सीक्वेंसेस डिफरेंट हो सकता है। यू गॉट इट। तो इसलिए हम मिनिमम फ्री एनर्जी को पता लगाते हैं कि इसमें फ्री एनर्जी कितनी अवेलेबल है, ये मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। तो उसके लिए सर्वर को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसकी 3D शेप को, इसके जनाब 2D शेप को पहले बनाते हैं। सीक्वेंस क्या होता है ना, देखिए सबसे पहले हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि टीआरएनए का सीक्वेंस क्या है। तो स्टेप्स कौन से होंगे, गौर से सुने। सबसे पहले NCBI से हमने स्टैंडर्ड सीक्वेंस डाउनलोड करना है, ठीक है, अभी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद उस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को हम पेस्ट करेंगे आरएनए फोल्ड्स वेब सर्वर में। जब इसमें सर डालेंगे तो आपको पता है कि आरएनए के अंदर यू होता है, टीआरएनए एमआरएनए किसी के अंदर लगे, यहाँ तो टीआरएनए है। तो यू को हमने टी को यू में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सर्वर खुद ब खुद कन्वर्ट कर लेता है, उसकी टेंशन की कोई बात नहीं। बेशक आप टी फॉर्मेट में इसको पेस्ट करो तो ये खुद ब खुद यू हो जाता है आगे, ये खुद उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। तो वो मसला तो ख़त्म हो गया। उसके बाद जब आप इसको कहते हो कि मेरे लिए शेप बनाओ 2D, तो ये आपको 2D शेप बना के दे देता है। 2D शेप बनाने के बाद एक कुछ स्ट्रक्चर्स ये खुद आपको देता है 2D फॉर्म में, 2 डायमेंशनल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन साथ में ये आपको डॉट ब्रैकेट फॉर्मेट में एक वो देता है, फाइल देता है। डॉट ब्रैकेट किसे कहते हैं कि यहाँ से फोल्ड है तो यहाँ से बॉन्ड है तो यहाँ से फोल्ड है। वो एक लैंग्वेज है ना कि वो ये CUT जो भी चीज़ है ये आपस में किस तरह बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो फॉर दैट दे मेक अ डॉट ब्रैकेट फॉर्मेट। फिर ये जो आरएनए फोल्ड वेब सर्वर जो है ये 3D सर्वर नहीं है, ये 3D शेप्स नहीं बना सकता। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड अनदर सर्वर जो 3D शेप्स बना सकता है। तो वो कितने सर्वर्स आपके पास हो गए। नंबर 1 NCBI का सर्वर जिससे आपने सीक्वेंस डाउनलोड करना है। नंबर 2 आरएनए फोल्ड वेब सर्वर जो वियना यूनिवर्सिटी का है। नंबर 3 वो 3D सर्वर जिससे आपने इसकी 3D मॉडलिंग करनी है। नंबर 4 वो PDB फाइल डाउनलोड करनी है। और नंबर 5 उसको कैमरा X में जो पहले आपने यूज़ किया है उसके अंदर उसको खोलना है। वंस इट इज़ अ PDB फाइल तो फिर ये काम आसान हो जाता है। समझ आई बात। यार जाओ किसी को बताओ कि पानी ले मेरी क्लास। अच्छा, अब इस वेब सर्वर को आप देखें ना, ठीक है। ये है वियना यूनिवर्सिटी का आरएनए फोल्ड वेब सर्वर विल प्रेडिक्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और DNA सीक्वेंसेस। Current limits are 7,500 nucleotides for partition function calculation. Thank you. सही है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि simply paste or upload your sequence below and click proceed to get more information on the meaning of the options. Click the symbol. अगर आपको नहीं पता कि किसी चीज़ का मीनिंग क्या है तो इस सिंबल को क्लिक करो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा। यू कैन टेस्ट द सर्वर यूजिंग दिस सैम्पल सीक्वेंस। आप सैम्पल सीक्वेंस दबाओगे ना तो ये खुद ब खुद सैम्पल सीक्वेंस इधर पेस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस डाउनलोड किया है टीआरएनए का। ये देखें टीआरएनए का एक सीक्वेंस है, सॉरी यहाँ से देखो, ये देखें होमो सेपियंस का एक सीक्वेंस है जो मैंने किससे डाउनलोड किया है, NCBI से, ठीक है। और इसमें आपको होमो सेपियंस जीन ID भी नज़र आ रही है, माइटोकॉन्ड्रियल है, ठीक है। MTTK मीन्स एक वो है, वो एक ट्रांसफ़र RNA है एक ख़ास किस्म के अमीनो एसिड के लिए।
इसका इस तरह नाम होता है, tRNA ल्यूसीन, tRNA फिनाइलिनलीन, इस तरह नाम होते हैं इसके ना, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ से देखे ना सेलेक्ट सीक्वेंस रेंज, ठीक है, मैंने मिनिमम, ठीक है, मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने कॉपी किया सीक्वेंस को, सेलेक्टेड सीक्वेंस। ये कितनी लेंथ है इसकी? 70 बेस पेयर है। tRNA के छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं, राइबोसोमल आरएनए के भी इतने बड़े सीक्वेंसेस नहीं होते, दे आर स्मॉल सीक्वेंसेस, और इनको इसलिए आप नॉन कोडिंग स्मॉल आरएनएस भी कहते हो समटाइम्स ना। तो ये देखें, पेस आर टाइप योर सीक्वेंस। आप गौर से देखें कि ये सीक्वेंस मैंने जीन लिया है, किसका? इस tRNA का जीन कॉपी किया जो 70 न्यूक्लियोटाइड्स का है, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। द सेम इज हेयर। अगर आप इस सीक्वेंस को यहाँ से चूज फाइल करके ना, तो फास्टा फॉर्मेट जहाँ आपने पेस्ट किया है वहाँ से आप इसको अपलोड भी कर सकते हो। वैसे मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे है फोल्ड रिस्ट्रेंट्स, बेस मस्ट नॉट पेयर। अगर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स का पता है ऑलरेडी, इफ यू आर क्वालिफाइड और यू आर एक्सपर्ट इन tRNA स्ट्रक्चर, तो आप बता सकते हो कि ये बेस क्रॉस होगा, ये नहीं होगा। तो ये जनाब कंस्ट्रेंट्स भी आप इस पे लगा सकते हो कि इसने इसके साथ बॉन्ड करना, इसके साथ बॉन्ड नहीं करना। वो अच्छा मॉडल बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन यूजुअली इसको हम क्लिक नहीं करते स्टेज पे। इसमें चूँकि बेसिक स्टेज पे आप काम कर रहे हो, यू जस्ट वांट टू लर्न कि ये शेप्स बनाता किस तरह से है। अब आप देखो, इन वेरिएबल्स को हम द सेम रखेंगे फॉर द म्यूटेटेड मॉडल एंड फॉर द नॉर्मल मॉडल। तो जब दोनों के लिए द सेम रखेंगे तो व्हाट विल हैपन? डिफरेंस है वो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का होगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी द सेम, ठीक है। फॉर एल्गोरिथम्स, मिनिमम फ्री एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन, अवॉइड आइसोलेटेड बेस पेयर्स। अच्छा, अब ये देखो, किसी को मैंने क्लिक भी किया है ना, कि इसको आप क्लिक करते हो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है ना, इसको दोबारा क्लिक करो तो ख़त्म हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। आउटपुट ऑप्शन, इंटरेक्टिव आरएनए स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्लॉट, आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्लॉट फॉर रिलायबिलिटी नोटेशंस, व्हाटएवर। और अगर आपने ये कि मैंने काम करना है और अपना ईमेल दे दो, तो ये कुछ देर बाद ये सर्वर ऑटोमेटिक आपको, ये एक सर्वर है जो इसका इंटरफेस है ये। अब ये इंसान नहीं है कि वो आपकी बात माने ना माने, उसका एक सिस्टम है। आप उसको ईमेल दोगे और ये चीज़ें दोगे, वो स्ट्रक्चर बनाएगा, नेट चला भी गया और आपने प्रोसीड क्लिक किया हुआ है तो आपको ईमेल कर देगा। आप यहाँ से ऑफलाइन होंगे, आपके ईमेल के अंदर वो चीज़ अवेलेबल होगी। यू गॉट इट? अब मैं यहाँ से प्रोसीड करता हूँ, प्रोसीड किया, देखें, एज सुन एज कैलकुलेशंस आर डन यू कैन एक्सेस योर रिजल्ट्स एट दिस। अब ये देखो ना, किसी भी सर्वर का यही काम होता है, वो आपको मैसेज दे रहा होता है कि मैंने काम शुरू कर लिया है, ठीक है। क्या टाइम लिखा हुआ है? 5:49। अब वियना में ये टाइम होगा राइट नाउ ना, तो वो अपने टाइम को शो कर रहे हैं, अपने टाइम को नहीं शो कर रहा है। रात का, सुबह का, सवेरे का कोई टाइम है उनका ना। सक्सेसफुली सबमिटेड टू द क्यू। अब क्यू मीन्स क्या है कि बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे होते हैं दुनिया भर में, तो कहते हैं क्यू में आप भी लग गए हो। आप देखो, इसने रिजल्ट दे दिया। अब आपको ये मैं आपको बताऊँ, इस सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है CACU। अच्छा, इधर सीक्वेंस कौन सा था? CACT था, तो टी को इसने किस में कन्वर्ट किया? यू में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह तमाम टी जो है वो यू में इसने खुद ब खुद कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, द फ्री एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनामिक ensemble is -60। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द MFE स्ट्रक्चर इन द ensemble is 27.18%, ठीक है। द ensemble डाइवर्सिटी is 12.16। ये एक एक चीज़ को अलग अलग पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अब हम इस डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि इसका क्या वो है। इससे मैं वैसे एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ स्निपिंग टूल से। क्या ले लेता हूँ? आपको याद दहानी के लिए ना, ताकि थोड़ी देर बाद हमें ये फिर चाहिए होगा। ये देखिए, ये चीज़ मैंने कॉपी कर ली, सही है, इधर पड़ी होगी। अब ये आपको सारा नज़र आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आपने एक काम तो आपने कर लिया कि आपने जनाब इसका डॉट ब्रैकेट फॉर्मेट में आपके पास शेप आ गई, और जो डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग्स है इस पर ये तमाम चीज़ आ गई है, ठीक है। और ये देखें, यहाँ मिनिमम फ्री एनर्जी -40 है। द ऑप्टिमल सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद मिनिमम फ्री एनर्जी -40.80 है, ठीक है। इन सिंबल थर्मोडायनामिक इन सिंबल -60 है, ये -40 है। बहरहाल ये उसकी वैल्यूज़ हैं, इसको अभी हम छेड़ नहीं रहे, जैसे रीड कर रहे हैं। अब आते हो ग्राफिकल आउटपुट में। You may look at the interactive drawing of the MFE structure, minimum free energy structure below. If you do not see the interactive drawing and you are using Internet Explorer, install the Adobe SVG plugin. अब मुझे तो नज़र आ रहा है तो ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये MFE सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो मिनिमम फ्री एनर्जी पे है। जो इसकी मिनिमम फ्री एनर्जी है, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कंपैरेटिवली नॉन रिएक्टिव है, गुजारे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ज़्यादा मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर है सॉर्ट ऑफ।
तो उसकी ये जनाब आपके पास चीज़ आ गई। देखो ये आपके पास देखें ये बॉन्ड बना रहा है U to A, C to G, G to C, इस तरह देखें ना। यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा तो ये एक लूप बना रहा है, जिधर बॉन्ड बन रहा है उधर बॉन्ड बन रहा है, जिधर बॉन्ड नहीं बन रहा उधर बॉन्ड नहीं बन रहा। तो इस तरह ये लूप्स और ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद बना लेते हैं। अब इसने आपको सेंट्रॉइड स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफाइड दिया है और MFE में जनाब इसने आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया। बेसफेयर प्रोबेबिलिटीज़, ये रेड आपको बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ किसकी ज़्यादा है ना। अदर डिस्प्ले ऑप्शन, पोजिशनल एंट्रोपी आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट यू कैन यूज़ दिस स्ट्रक्चर। आप इसको कॉपी कर सकते हो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। इसी स्नैपिंग टूल से आप स्नैपशॉट लेके इसको अपने थीसिस में या किसी चीज़ में लगा सकते हो कि मेरा ये जीन था, उसमें ये म्यूटेशन थी, ओरिजिनल का ये था, लेफ्ट पे ये ओरिजिनल है, राइट पे म्यूटेटेड है। तो दोनों का जनाब शक्ल आप जाके आराम से अपनी थीसिस में प्रेस कर सकते हो। यू गॉट इट? सो दिस इज़ अ वे हाउ टू वर्क इन RNA मॉडल्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे है इमेज डिस्क्रिप्शन, MFE प्लेन स्ट्रक्चर ड्राइंग। यहाँ पे EPS, PDF, इमेज कन्वर्टर, व्यू इन फोरना, इस व्यू इन फोरना को हम चेक करेंगे, लेकिन अभी नीचे जाते हैं कि इसमें और क्या है। Here you find a mountain plot representing of the MFE structure, the thermodynamic and symbol of RNA structures and the centroid structure. Additionally, we represent the position entropy for each position. ये MFE है, ये PF है, ये सेंट्राइड है, जो भी है। बहरहाल दीज आर द वैल्यूज़, इसके साथ ज़्यादा लेना देना हमारा नहीं है। जो ज़्यादा काम है हमारा वो क्या है, वो इसके साथ है, स्ट्रक्चर के साथ। इसमें हम जाएंगे व्यू इन फोरना। किसमें? ये प्लेन स्ट्रक्चर बनेगा ना एक ऐसे 3D माहौल में कि जिसमें दिस इज़ अ रिलैक्स, ये एक रिलैक्स सा माहौल होता है जिसमें आपका जो एक अपनी एनर्जीज के साथ एक मॉलिक्यूल जाता है, चाहे वो म्यूटेटेड है चाहे वो है क्या कहते हैं उसे नॉर्मल है, एक ही किस्म के जनाब इन्वायरमेंट में ये एक शेप बनाता है फ्लेक्सिबल सा। वो कैसा होता है, यू विल सी नाउ, ये भी जनरेट हो जाएगा। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मॉडल और लोग अपने पेपर्स में इसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है? अब आपको नज़र आ रहा है कि ये मूव कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? आपको लग रहा है कि इट्स मूविंग और नॉट? नज़र आ रहा है? नज़र, आप यहाँ से देखें, इसकी स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो। इसको देखो, हाँ ये देखें। अब आप अगर आपको अल्टर करते हो तो इट विल मूव लाइक दिस, लेकिन अगर आप इसको अल्टर नहीं करते हो ना तो इसमें ये देखें, पीछे जाओ फिर इसी में वीव इन फोर ना, तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में इसकी ये शेप है, पोजीशंस, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस के जी किधर है, स्ट्रक्चर के कहाँ पे लूप है, कहाँ पे स्टेम है, पोजीशन कौन सा कहाँ पर पोजीशन है। ठीक है, कस्टम आप खुद भी कुछ बना सकते हो। इसमें क्या है जनाब, स्यूडो नॉट स्ट्रेंथ, फोर्स फ्रिक्शन, लेकिन आप इसको भी नहीं छेड़ रहे हो। ज़्यादातर हम इसको यूँ करते हैं जनाब, सीक्वेंस को करते हैं ताकि हमें पता चले, क्योंकि हम म्यूटेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता चले कि कौन सा म्यूटेशन कहाँ पर अवेलेबल है। यू गॉट इट? समझ आ रही है बात आपको? तो इस स्ट्रक्चर को आपने छेड़ना नहीं है, नहीं तो इट विल मूव। ठीक, जिधर आप ड्रैग करके जाओगे, इस माहौल को अल्टर करोगे ना, खींचातानी करोगे, उसकी शक्ल डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सही है? तो इसको आप आराम से जनाब जूम कर सकते हो। ये माउस का जो रोलर नहीं होता, इसे यूँ आप जूम भी कर सकते हो, इसको यूँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ अनदर स्ट्रक्चर जो कि फोरना में इसको कहते हैं कि इसमें RNA फोरना स्ट्रक्चर भी ये बना लेता है। सही है? अच्छा, तो ये मैं कहीं पे सेव कर लेता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ ना, सेव एज, ये जो आपका जो फोल्डर है कौन सा है जनाब, इसमें जनाब RNA स्ट्रक्चर्स के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया। अब इसको मैं कहूँगा नॉर्मल RNA। ठीक है, अब इसी तरह देखो, वो तो मैंने सेव कर लिया, यहाँ से मैं एक न्यू ले रहा हूँ, इसको देखो, ये शेप भी मैंने ले ली। सही, सेव एज। अब ये जनाब क्या है, फोरना नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब यहाँ मैं RNA तो मेंशन नहीं, tRNA मेंशन नहीं कर रहा हूँ कौन सा tRNA। जब आपने
अपना रिसर्च करना है तो फिर एग्जैक्ट नेम आपने देना है। ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, व्हाट डू यू थिंक? म्यूटेशन डालेंगे, ठीक है। अच्छा, म्यूटेशन डालेंगे, क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ये जी है ना, नंबर 5 जी जो है इसको हमने सी कर दिया, ठीक है। अब दोबारा जाते हैं, इसको बनाते हैं। आ गया ये, ठीक है। अब ये जनाब हमने एक चीज़ बना ली। अब यहाँ से देखो दोबारा इधर आप, चलो इसको अभी हम कॉपी नहीं कर रहे, ये आपको नज़र आ गया। अब ये स्ट्रक्चर कितना चेंज हुआ एक बेस चेंज करने से? हुआ नहीं हुआ? ये हेल ऑफ चेंज। अच्छा, इसमें फिर इसका MFE वगैरह जो है, अभी इसको देखो -8.6 -10, ये भी चेंज हो गया। हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो अभी मैं वैसे विजुअली आपको पता चल गया तो मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ। शेप भी चेंज हो गई। अब व्यू इन फोरना में जाओ तो डेफिनेटली वो भी चेंज हुआ होगा। सीक्वेंस, अब ये आपका वो दूसरा सीक्वेंस है जो मैंने उधर से कॉपी किया था ना, जस्ट फॉर विजुअल कंपैरिजन। कहाँ पे तब्दीली है ये, कैन यू सी? कहाँ पे? कैन यू सी कि बाकायदा आपका एक नॉट जो है वो ख़त्म हो गया और वहाँ पे एक मुसीबत बन गई है। यू गॉट इट? तो इस तरह विजुअली दिखा सकते हैं कि RNA की शेप में बाकायदा तब्दीली आई है। तमाम वेरिएबल्स आपने फिक्स रखे हैं, लेकिन इसमें बाकायदा एक बेस चेंज करने से चेंज आई है। तो आपके DNA के अंदर, जीन के अंदर कोई म्यूटेशन अगर tRNA में आती है तो यू कैन शो इट लाइक दिस, कि इसकी शेप के अंदर इस तरह RNA फोल्ड सर्वर की जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उसके ऊपर यूँ तब्दीली आती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पल्ले कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? तो यहाँ 2D स्ट्रक्चर एंड हो गए।